अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस मैथमेटिक्स कोड 1349 का चैप्टर नंबर 5 जो हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 डिटेल से कवर कर लिए थे और आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, द एज ऑफ रिदा विल बी 6 टाइम्स आफ्टर 24 ईयर्स, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ रिदा। यानी कि रिदा की जो प्रेजेंट एज है वो हमने फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे हिंट पॉइंट ये गिवन है कि जो इसकी प्रेजेंट एज है 24 ईयर्स बाद उसकी क्या होगी कि इस एज के वो 6 टाइम्स होगी। यानी कि प्रेजेंट एज उसकी अगर 5 ईयर्स है तो अगर इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर जो हमारे पास एज आएगी वो उसकी 24 ईयर्स होगी। ठीक है, तो हमने इसकी प्रेजेंट एज बेसिकली रिदा की फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एज गिवन नहीं है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जो रिदा की द एज ऑफ रिदा की रिदा की जो एज है विल बी 6 टाइम्स, वो 6 टाइम्स होगी। यानी कि वो 6 टाइम्स अगर हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे आफ्टर 24 ईयर्स के बाद, तो ये हमारे पास हिंट गिवन है जिससे हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ रिदा, कि रिदा की प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, तो अभी उन्होंने हमें प्रेजेंट एज नहीं बताई तो प्रेजेंट एज हमको सपोज कर लेंगे कि उसकी रिदा की प्रेजेंट एज क्या है। तो रिदा की प्रेजेंट एज हम सपोज करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ रिदा। प्रेजेंट एज ऑफ रिदा हमें नहीं पता कि इस टाइम उसकी क्या एज है, तो इस वजह से हम यहाँ पे एक्स पोज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो कह रहे हैं कि वो 6 टाइम्स हो जाएगी। कितने टाइम्स हो जाएगी, 6। तो वो क्या 6 टाइम्स हो जाएगी। 6 टाइम्स का क्या मतलब है, 6x। 6 टाइम्स का मतलब क्या है कि उसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे x के साथ, कि जो भी उसकी प्रेजेंट एज है उसके वो 6 टाइम्स हो जाएगी। तो 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आफ्टर 24 ईयर्स, तो हमने इसकी इक्वेशन बना लेनी है। ठीक है, हम इसकी इक्वेशन क्या बनाएंगे, हम इसकी इक्वेशन ये बनाएंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन 6x इक्वल टू 24। ठीक है, अब ये x अपनी ये वेरिएबल है, अपनी साइड पे रह जाएगा। 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 24 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 24 और 6 को आपस में डिवाइड करें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाती है, x की वैल्यू हमारे पास आती है 4। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 4 है। 4 का क्या मतलब है कि प्रेजेंट एज ऑफ रिदा इज़ 4 ईयर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ रिदा इक्वल टू, हमारे पास क्या आंसर आया, 4 ईयर्स। अच्छा, अब देखें कि अब हमने उसकी प्रेजेंट एज निकाली कि उसकी प्रेजेंट एज कितनी है। अब क्वेश्चन पे फोकस करें कि वो कह रहे थे कि क्वेश्चन जो रिदा की प्रेजेंट एज है वो 6 गुना बढ़ जाएगी जब वो 24 ईयर्स की होगी। यानी कि जब वो 24 ईयर्स की होगी तो उसकी अब जो प्रेजेंट एज है वो 6 गुना बढ़ जाएगी। तो इसकी प्रेजेंट एज हमने फाइंड किया कि 4 ईयर्स। अब हम ना वेरिफिकेशन करके देखते हैं कि क्या ऐसा ही है। 6 गुना अगर हम उसकी प्रेजेंट एज का 6 गुना लें तो क्या वो 24 ईयर्स बन जाता है। अगर उसकी प्रेजेंट एज का 6 गुना लेने से वो 24 ईयर्स ही बन जाता है जैसे कि कंडीशन में गिवन था, तो इट्स मीन जो हमने उसकी प्रेजेंट एज फाइंड की है वो बिल्कुल सही फाइंड किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमने कंडीशन फाइंड, ये हमारे पास कंडीशन थी 6 टाइम्स प्रेजेंट एज। अब यहाँ पे देखें गिवन कंडीशन क्या थी कि वो 24 ईयर्स की हो चुकी होगी। ठीक है, कब कि वो उसकी प्रेजेंट एज का हम 6 गुना लें। तो यहाँ पे हमने उसकी प्रेजेंट एज क्या सपोज की थी, x, और उसका 6 गुना लिया था। अब यहाँ पे हम 6 लिखेंगे और x नहीं लिखेंगे। क्यों x नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब हम उसकी x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं और x की वैल्यू हमने फाइंड किया तो हमारे पास का आंसर आया 4। तो यहाँ पे अब हम x की बजाय लिखेंगे 4। तो ये हमारे पास है 24 ईयर्स और ये 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 ईयर्स के साथ। तो 4 ईयर्स का 6 गुना लेने से हमारे पास 24 ईयर्स ही आता है। तो यहाँ पे उसकी कंडीशन क्वेश्चन की पूरी होगी। और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 रिदा वाला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया है।
अब देखें कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास लिखा हुआ है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बिलो, यानी कि नीचे जो आपके पास इक्वेशन गिवन है आपने उसको सॉल्व करना है। अब इसमें हमारे पास ए बी सी 3 पार्ट्स हैं और 3 पार्ट्स के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है फर्स्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट गिवन है और सेकंड में इनडायरेक्ट फॉर्म में गिवन है, ठीक है। लेकिन उन्होंने हम इससे आपको पता है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास 3 तरह के मेथड्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी होता है, फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड भी होता है। तो हम अपनी इक्वेशन को इन तीनों मेथड में से किसी से भी सॉल्व करें तो हमारा आंसर हमेशा सेम आता है, आंसर में कभी भी डिफरेंस नहीं आता। तो यहाँ पे हम अपना कोई भी मेथड लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि आपने इस इक्वेशन को इसी मेथड से सॉल्व करना है। तो हम अगर उस इक्वेशन को किसी और मेथड से सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर बिल्कुल ठीक भी आएगा तब भी उसको गलत कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेथड का नाम मेंशन है। तो सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, इसको उन्होंने कहा है कि आपने इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। फिर पार्ट बी में हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू -1, इसको उन्होंने कहा है कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। और थर्ड वाली क्वेश्चन को उन्होंने है कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करना है। तो आपने क्या करना है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए कि हर इक्वेशन को आपने तीनों मेथड से सॉल्व करना है। तो आप बेशक इन्हें तीनों मेथड से सॉल्व करें, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि फैक्टराइजेशन से करना है, तो मैं इस वजह से आपको फैक्टराइजेशन से ही करना सिखाऊंगी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, अब देखें सबसे पहले फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू होती है, ठीक है बेटा, इसमें जो हमारे पास वैल्यू होती है दरमियान वाली उसके हमने क्या करना होता है फैक्टर्स बनाने होते हैं। लेकिन हम ये फैक्टर्स अपनी पसंद से नहीं बना सकते, हमने ये प्रॉपर मेथड के तहत ये फैक्टर्स बनाने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर फैक्टर्स के तहत क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने फर्स्ट फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि ये जो हमारे पास लास्ट वैल्यू गिवन होती है और यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू गिवन होती है, यहाँ पे हमें थोड़ी सी रफ वर्किंग करनी होती है, ठीक है। फैक्टर्स बनाने के लिए हम अपनी पसंद से कोई फैक्टर नहीं बना सकते। ये देखें यहाँ पे हमारे पास लास्ट वैल्यू कौन सी है और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू कौन सी है। लास्ट तो हमारे पास -15 है और फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 1। जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती तो इसमें वहाँ पे कौन सी वैल्यू है 1। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ देखनी होती हैं, इनके साइन नहीं देखने होते। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और सेकंड यहाँ पे लास्ट में हमारे पास क्या है 15। तो 1 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 15। यानी कि बेसिकली हमने 15 के इतने फैक्टर्स बनाने हैं कि उससे उन वैल्यू से हमारे पास या तो प्लस करें या माइनस करें तो ये वाली दरमियान वाली वैल्यू आ जाए। तो 15 को अगर आप 3 पे डिवाइड कर दें तो 15 को 3 पे डिवाइड करने से हमारे पास क्या आता है 15 को अगर हम 15 और 3 को आपस में डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है 5। अब देखिए अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक वो वैल्यू जिससे हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमने किससे डिवाइड किया 3 से, और एक वो वैल्यू हमने लेनी होती है कि जो हमारे पास डिवाइड करने के बाद आंसर आता है। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास कौन सा आंसर आता है 5। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, हमारे पास आंसर आता है 5। अब ये 3 और 5 इसका हमने इस तरीके से इसको लिखना है कि उसको या तो प्लस करें या माइनस करें तो ये दरमियान वाली वैल्यू हमारे पास आ जाए, ठीक है। अब देखें अगर हम 5 में से 3 को माइनस करें, 5 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास 2x आ जाता है ना। और अगर हमें अब साइन देखना पड़ेगा, हमारे पास जो साइन होता है वो बड़ी वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि हमें 5x में से 3x को माइनस करना पड़ेगा, तब हमारे पास क्या आएगा 2x। तो ये हमारे पास रफ वर्किंग होती है क्या कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं कि एक हमारे पास कोफैक्टर होगा -5x और सेकंड हमारे पास कोफैक्टर होगा -3x।
+3x, ठीक है। -5x एक को फैक्टर होगा और एक +3x को फैक्टर होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, -5 में से माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 और x एज इट इज़ आ जाएगा। तो इनको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आंसर आया, -2x, और यहाँ पे हमारे पास मिड वैल्यू क्या है, -2x, यानी कि ये जो हमने कोफैक्टर बनाए हैं ये बिल्कुल सही है और इसी को ही हमने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो अब ये हमने कोफैक्टर्स, ये जो सारी वर्किंग होती है ना, ये मल्टीप्लाई करना और ये कोफैक्टर्स निकालने के लिए करते हैं, ठीक है, जो हमने निकाल लिए हैं। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते वक्त पहले यहाँ पे जो भी आंसर लिखा होगा, जो भी वैल्यू लिखी होगी वो हमने एज इट इज़ लिखनी है। फिर हमने जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको भी हमने एज इट इज़ लिखना है। तो यहाँ पे क्या -15, तो हम यहाँ पे -15 एज इट इज़ लिखेंगे इक्वल टू 0। अब ये जो दरमियान वाली वैल्यू है ना, अब हमने ये दरमियान वाली वैल्यू नहीं लिखनी, अब हमने ये वाले कोफैक्टर्स वाली वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे -5x जो हमने कोफैक्टर फाइंड किया है। सेकेंड हमने कोफैक्टर फाइंड किया +3x, तो सेकेंड कोफैक्टर हम लिखेंगे +3x, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब हमने क्या करना है कि पहली दो वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेना है और दूसरी दो वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेना है, इनको एक ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। अब इनको एक ब्रैकेट में करने से इनके हमने दरमियान का कॉमन लेना है कि इनके दरमियान जो कॉमन है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, जो कॉमन नहीं है वो ब्रैकेट के अंदर ही रह जाएंगे। तो इस साइड पर देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो इसमें भी x है और इसमें भी x है, दोनों में x है, तो x हम कॉमन ले लेंगे। अंडर हमारे पास यहाँ पे 2x है ना, 1x हमने कॉमन ले लिया तो बाहर चला गया, 1x रिमेनिंग है तो वो अंदर ही रह जाएगा। माइनस यहाँ पे एक ही x था जो कि हमने कॉमन ले लिया और बाहर चला गया, यहाँ पे अब सिर्फ क्या रिमेनिंग रह गया 5, ठीक है, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। प्लस अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3x और यहाँ पे लिखा हुआ है 15। अब यहाँ पे x तो कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि x यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है। इसमें 3 कॉमन आ सकता है क्योंकि 15 के टेबल पे 3 के टेबल पे 15 भी आता है, तो यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा। रिमेनिंग क्या रह जाएगा, x, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस ही आएगा, लेकिन 15 के टेबल 3 के टेबल पे 15 कितनी बार आता है, 5 बार, ठीक है, क्योंकि हमने कॉमन किसको लिया, 3 को। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब ये देखें, जब भी आप फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, अगर आपकी ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ सेम आ जाए ना, तो इट्स मीन आपने जो कोफैक्टर्स फाइंड किए हैं वो बिल्कुल सही फाइंड किए हैं। अगर आपके ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ का आंसर सेम नहीं ना आ रहा, चाहे सिर्फ एक प्लस माइनस का ही फ़र्क आ रहा है, तो उसका मतलब होता है कि आपने कोफैक्टर्स बनाने में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक ब्रैकेट का क्या आंसर आया है x-5 और सेकेंड ब्रैकेट का क्या आंसर है x-5, ये दोनों सेम है, तो यानी कि जो हमने इसके कोफैक्टर बनाए हैं वो बिल्कुल सही बनाए, ठीक है। अब आपने एक ये जो दोनों ये इसमें आप देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसको आपने एक ही आपने इनको क्या करना है, एक ही ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। तो ये x-5 इसको एक ही दफ़ा लिखना है, एक ये वाली ब्रैकेट एक ये वाली ब्रैकेट, इसको एक ही दफ़ा लिखना है। सेकंड ब्रैकेट में आपने ये जो बाहर वाली दो वैल्यूज़ हैं ना, आपने वो लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे x+3, ठीक है। तो एक में हमने क्या लिख दिया, ये दोनों वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में लिखना होता है, फिर हमने x+3 इनको एक ब्रैकेट में लिख दिया इक्वल टू 0। यहाँ तक जब हमारा सॉल्व हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, x-5 इक्वल टू 0 करेंगे। फिर हमने क्या करना है, x+3 इक्वल टू 0। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, यानी कि जहाँ पे x की पावर 2 होती है, तो इसमें हमारे पास दो आंसर आते हैं। जहाँ पे x की पावर 1 होती है वहाँ पे हमारे पास x से एक आंसर आता है। तो यहाँ पे x की पावर 2 है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आएंगे, ठीक है। तो पहली वैल्यू x अपनी जगह पे रहेगा और ये कांस्टेंट वैल्यू इसकी जब साइड चेंज करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये x एज इट इज़ रहेगा। ये +3 है, इसकी साइड चेंज हो जाएगी तो ये -3 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास निकल के आएगा 5 एंड -3। और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका पार्ट A कंप्लीट हो गया। अब ये हमारे पास इक्वेशन है x² + 4x इक्वल टू -1। मैंने आपको जब एग्जांपल में हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था, उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता था कि अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है तो हम उसे इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ठीक है।
जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले उन्होंने वेरिएबल वैल्यू एक साइड पे दी हुई है और कांस्टेंट वैल्यू खुद ही उन्होंने दूसरी साइड पे दी हुई है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी अरेंज है। अच्छा, अब आप देखेंगे सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताती हूँ कि इसका ना कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होता है कि अक्सर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन गिवन होती है, ठीक है। एग्जांपल्स में भी हमारे पास इस तरह की इक्वेशन गिवन होती है, ठीक है। तो इस साइड पे क्या होता है, 0। फर्स्ट स्टेप में ये होता है। सेकेंड स्टेप में हम खुद ये वाला स्टेप करते हैं जो क्वेश्चन में ऑलरेडी हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अब ये +1 है, जब ये इक्वल टू के इधर जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, -1। तो ये हमारे पास क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व करने का ये हमारे पास होता है स्टेप 1। स्टेप 1 जब हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम स्टेप 2 की तरफ जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ये देखें जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो ऑलरेडी स्टेप 1 हुआ है। तो स्टेप 1 यहाँ पे हम नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, ऑलरेडी स्टेप 1 हुआ है। तो ये हमारा क्या है, स्टेप 1। ये आपने मेंशन नहीं वहाँ पे करना, आपके आसानी के लिए लिख रही हूँ, ये स्टेप 1 है। अब स्टेप 2 में हमने क्या करना होता है, ये फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिखना होता है। उसके बाद हमने -1 करना है और यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास वैल्यू होती है ना, यहाँ पे हम थोड़ी सी रफ वर्किंग करेंगे, ठीक है। जैसे हमने फैक्टराइजेशन में कोफैक्टर के लिए रफ वर्किंग की थी ना, सेम इसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या करना होता है, ये जो हमारे पास पावर 1 है, यहाँ पे पावर x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। वो वैल्यू जो x की पावर 1 के साथ होती है उसका हम हाफ़ लेते हैं, ठीक है। हाफ़ लेने का ये तरीका होता है कि हमने उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 1/2 ये हो गया। हाफ़ इस तरीके से लेते हैं ना कि ये देखें, मैं आपको पूरा समझाती हूँ। ये देखें, ये वैल्यू है यहाँ पे x की पावर 1 के साथ कौन सी वैल्यू है, 4। तो 4 का हमने क्या लेना होता है, डिवाइड करना होता है, हाफ़ लेना होता है। इसको डिवाइड करना है हमने 2 पे, ठीक है। तो ये ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 2। तो 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आया, डिवाइड करने से, इसका हाफ़ लेने से हमारे पास आंसर आया 2। और इस स्टेप में, स्टेप 2 में पहले तो हमने हाफ़ फाइंड करना होता है। ये जो हमने हाफ़ ले लिया इस वैल्यू का, किस वैल्यू का लेना है, वो x की वैल्यू का जिसकी पावर 1 हो। तो ये हमने ले लिया। तो ये जो हमने प्रोसीजर किया ये हमारा क्या है, स्टेप 2। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में हमने क्या करना होता है कि ये जो हमने वैल्यू यहाँ पे फाइंड की होती है 2 3 कुछ भी जो भी वैल्यू फाइंड की होती है उसका हमने ले लेना होता है स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर लेना होता है ना, ये बोथ साइड पे ऐड करना होता है। तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ लिखेंगे। क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखने के बाद ये जो हमने 2x का स्क्वायर लिया इसको हमने बोथ साइड पे क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो ये हमने जो ये वैल्यू फाइंड बनाई है 2x², तो इसको हम ऐड करेंगे 2 का स्क्वायर राइट साइड पे भी ऐड करेंगे और 2 का स्क्वायर लेफ़्ट साइड पे भी ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारा कौन सा स्टेप हो जाएगा, ये ऐड करने वाला, ये स्टेप नंबर 3 हो जाएगा। जब हम 3 स्टेप कर लेंगे उसके बाद हम इसको आप फर्दर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फोकस करें ना तो ये आपका एक फार्मूला बन रहा है। इसका अगर आप देखें ये लिखा हुआ है a² + 2ab + b²। तो ये जो कंडीशन है ये हमारे फार्मूला के तहत कंडीशन बनती है a² + 2ab + b², ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब हमने ये हमारे पास फार्मूला है, इसको जब हम क्लोज करते हैं तो ये हमारे पास क्या, इसका आंसर बनता है a + b², ठीक है। तो आप देखें अब हमने इसको सिंपली क्या करना है कि इसके अंदर से a की वैल्यू, ये जो हमारे पास बना है इसके अंदर से हमने a की वैल्यू लेनी है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे x, तो हम यहाँ पे x ले लेंगे, फार्मूला का यहाँ पे प्लस लगाएंगे। और b की वैल्यू यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास b² है ना, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पे हम 2 ले लेंगे और इसके ऊपर फार्मूला की वजह से हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर, ठीक है। अब ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर ले लें, 2 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आता है 4। -1 में से -1 + 4 माइनस प्लस माइनस, तो ये 3 और बड़ी वैल्यू का साइन आता है प्लस, तो प्लस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास ये कंडीशन बन गई है। अब हमने क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमने जो हमारे पास वैल्यू होती है इसका स्क्वायर कट करना होता है। अब ऐसे नहीं है कि आपने स्क्वायर कट करना है तो आप स्क्वायर हटा दें, प्रॉपर रूल के तहत हमने करना होता है। तो हमने क्या करना होता है, यहाँ पर स्टेप हमने लगाना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
आपने जो स्टेप भी करना होता है आपने बोथ साइड पे करना होता है। यहाँ पे हमने 2 का स्क्वायर ऐड किया, बोथ साइड पे किया, राइट हैंड साइड पे भी किया है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी किया है। अब क्योंकि हम स्क्वायर हटाने के लिए अब हमें बोथ साइड पे क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो हमने क्या करना है, बोथ साइड के ऊपर हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या है यहाँ पे, x + 2 स्क्वायर रूट और इसके ऊपर स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट नहीं है ये स्क्वायर है, और इसके ऊपर अब हम जो ले रहे हैं ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, -3 और 3 के ऊपर भी हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। अब देखें ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर स्क्वायर आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये रिमेनिंग क्या रह गया, x + 2, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ पे इस वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर होता, जैसे कि इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर था, तब ये दोनों स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट है लेकिन स्क्वायर नहीं है, तो ये इसका स्क्वायर रूट नहीं कैंसिल हो सकता, तो ये 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि देखिए अब हमारे पास क्या आंसर आया, ब्रैकेट x + 2 ब्रैकेट इक्वल टू, अब आपने ये याद रखना है कि जब भी हम स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं ना, तो दूसरी वैल्यू के साथ एक प्लस का साइन आता है और एक माइनस का साइन आता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जिस तरीके से फैक्टराइजेशन के अंदर हमने किया था कि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, फिर हमने एक बार उसको एक वैल्यू के साथ सॉल्व किया और फिर हमने उसको दूसरी वैल्यू के साथ सॉल्व किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, x की पावर 2 है, तो यहाँ पे हमने कितने आंसर निकालने हैं, 2। तो यहाँ पे x + 2, अब ब्रैकेट के इधर हम ज़ीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है, उस इक्वेशन में हमारे पास वैल्यू नहीं थी तो हमने वहाँ पे ज़ीरो कंसीडर किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें प्लस माइनस और स्क्वायर रूट 3 है, तो यानी कि एक दफ़ा ये वैल्यू +3 के साथ आएगी और एक दफ़ा ये वैल्यू -3 के साथ आएगी। तो एक दफ़ा हम लिखेंगे प्लस, फिर हम करेंगे x + 2 और यहाँ पे लिखेंगे माइनस और स्क्वायर रूट का 3, ठीक है। एक दफ़ा इस वैल्यू को पॉजिटिव लिखा और एक दफ़ा इस वैल्यू को नेगेटिव लिखा। अब इसको सॉल्व करेंगे, x वेरिएबल है अपनी जगह पे रह जाएगा, अब ये 2 है तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक हो गया। और फिर x अपनी जगह पे ही रहेगा, ये 2 है ये +2 है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट 3 अपनी जगह पे रहेगा। तो अब हमारे पास क्या आएगा, 10 सॉल्यूशन सेट इक्वल टू, अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट की क्या वैल्यू आई है। अब आप इस तरीके से ना इसके दो तरीके हैं इसका आंसर लिखने के लिए। आंसर हमारा बेसिकली आ चुका है, लेकिन इसके आंसर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप ये लिखें -2 + 3, फिर कोमा लगाएं, फिर आप लिखें -2 माइनस और फिर स्क्वायर रूट 3। एक तो ये तरीका है कि आप अपने आंसर को इस तरीके से लिखें सॉल्यूशन सेट में। सेकंड इसका तरीका ये है कि आप इसके अंदर कॉमन ले लें और कॉमन लेके आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2 है, तो आप इसको सिर्फ एक दफ़ा लिखते हैं -2, ठीक है। फिर देखें यहाँ पे भी स्क्वायर 3 है, यहाँ पे भी स्क्वायर 3 है, सेम स्क्वायर 3 है, तो यहाँ पे आप लिखें सेम स्क्वायर 3, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है, ये है प्लस और ये है माइनस, तो एक दफ़ा ऊपर आप इसको प्लस लिखेंगे और एक दफ़ा आप नीचे इसको माइनस लिखेंगे। आंसर तो आप इस तरीके से अपने आंसर को शो कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप ये वाला मेथड अडॉप्ट कर लें आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए, या आप ये वाला कर लें, दोनों ठीक है। तो अगर आप दोनों लिखना चाहते हैं तो आप दोनों लिख लें। यहाँ पे जो आपका कुछ पार्ट बी है वो भी कंप्लीट हो चुका है, और ये सारा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है ये हमने किस मेथड के ज़रिए सॉल्व किया, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आप इसी क्वेश्चन को अपनी प्रैक्टिस के लिए फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करके देखिएगा और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से भी सॉल्व करके देखिएगा। आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, -2 + स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया, अब हमने पार्ट सी स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी है, और पार्ट सी में हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है, हमने इसको खुद पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है और उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने से हमें पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कौन सी इक्वेशन है, क्योंकि क्वेश्चन की जो रिस्ट्रिक्शन है
क्वेश्चन की कंडीशन में लिखा हुआ है कि आपने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करना है। तो हमने इसको जब क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए हम वही इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं जो क्वाड्रेटिक होती है, ठीक है, यानी कि वो जिसकी पावर x होती है। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। पहला स्टेप हमारा क्या है कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इस टाइप की क्वेश्चन को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल ऑलरेडी 2-3 कवर कर चुके हैं। सबसे पहले आपको पता है कि नीचे वाली वैल्यूज़ का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास एक वैल्यू x+3 और एक वैल्यू x+2। तो ये एक ऐसी वैल्यूज़ हैं जो एक टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकती, ये अलग अलग ही टेबल पे डिवाइड होती हैं। तो हम लिखेंगे x+3, फिर हम लिखेंगे x+2, ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 6 और यहाँ पे लिखेंगे x+6 एज इट इज़, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सीक्वेंस में 6 x+6, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें कि अब हमने क्या करना है, ये 3 है, इसके नीचे क्या है 3 + x, और यहाँ पे भी क्या है 3 + x। तो इसको हमने इग्नोर कर देना है। इस तरीके को उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है जो इसके नीचे ना हो। तो इसके नीचे ये वैल्यू तो है, इसके नीचे 3 के नीचे कौन सी वैल्यू नहीं है, ये x+2 वाली वैल्यू नहीं है। तो हमने इस तरीके को उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है जो इसके नीचे नहीं है, और वो वैल्यू कौन सी है x+2। यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। अब सेम यही प्रोसीजर हमने इस साइड पे फॉलो करना है कि 2 के नीचे कौन सी वैल्यू है x+2, ये वाली वैल्यू इसके नीचे है, इसके नीचे कौन सी वैल्यू नहीं है, x+3 वाली वैल्यू इसके नीचे नहीं है। तो हमने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है x+3 के साथ, ठीक है। ठीक है, अब हमने ये जो मैंने ऊपर लाइन लगाई है आप लोगों ने नहीं लगानी, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा समझाने के लिए थी। अब हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है इसकी ब्रैकेट के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करना है इसकी ब्रैकेट के साथ। तो 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 3x, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 6, प्लस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 2x, और फिर प्लस प्लस क्या होता है प्लस, और फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 6। नीचे अभी तक हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, नीचे वाली वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिखेंगे और ये वैल्यूज़ भी एज इट इज़ आ जाएंगी। ये हम क्यों एज इट इज़ लिख रहे हैं, अभी तक हम इन्हें इसलिए एज इट इज़ लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लें। अगर हमने इकट्ठा इन चारों वैल्यू को सॉल्व करना शुरू कर दिया तो फिर यहाँ पे जगह कम हो जाएगी और फिर इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो पहले इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हमारे पास 3x, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 2x। ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में ऐड हो रही हैं। तो 3x के अंदर 2x की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 5x। अब ये भी वैल्यू कांस्टेंट है और ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, और ये है +6 और ये है +6। तो इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा +12। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कितनी बड़ी वैल्यू है जिसको हमने सॉल्व करके इतना छोटा सा कर लिया, ठीक है, सेम। और ये क्या नीचे आ जाएंगी एज इट इज़, x+3 एज इट इज़ आ जाएगा और x+2 भी एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पे अब हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे हमने मेथड अप्लाई करना होता है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो क्रॉस की फॉर्म में मल्टीप्लाई होती हैं। ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है और ये वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। अब आप इसकी डायरेक्शन चेक करें तो यहाँ पे आपको एक क्रॉस नज़र आ रहा है ना, इस वजह से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है 5x + 12, अंदर आ जाएगा x + 6, ठीक है। आप चाहे इन दोनों वैल्यूज़ को ब्रैकेट में लिख लें, इसको भी ब्रैकेट में लिख लें, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6, अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा x + 3, ये एक ब्रैकेट है, फिर ये x + 2। इसको आप बिना ब्रैकेट के नहीं लिख सकते क्योंकि इसको अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया हुआ, और यहाँ पे आपने एक लार्ज ब्रैकेट डालनी है कि ये अलग ब्रैकेट है, ये अलग ब्रैकेट है। इनको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि ये 6 का इस होल से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है।
ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मैंने वो लिख दिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 6 इस होल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरह कर रही हूँ। वैसे आपने क्या करना है, इसको इस साइड पे सॉल्व करना है, इसको इस साइड पे सॉल्व करना है और स्टेप बाय स्टेप दोनों इक्वेशंस को आपने लेके चलना है। लेकिन मैं क्योंकि अगर इस तरह करूँगी तो ये जगह कम हो जाएगी, तो इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, पहले एक इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, बल्कि मैं नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ, फिर ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप देखें, इसका ये मतलब है, ये मैंने लिखा है 5x + 12 अंडर x + 6, जो कि पीछे लिखा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैं जूम करके लिखे है। इसका मतलब है ये जो 5x है ये भी इस होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये +12 ये भी इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यानी कि 5x मल्टीप्लाई हो रहा है x + 6 के साथ और ये जो +12 है ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है x + 6 के साथ। ठीक है, इसको इस फॉर्म में हमने लिखना होता है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो 5x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x²। यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन आएगा। फिर 5x को 6 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 30। तो यहाँ पे हम 30 लिखेंगे और साथ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है, ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 12 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12x और फिर प्लस 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 होता है। फिर 12 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो 12 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है। अच्छा, यहाँ हमने मल्टीप्लाई करना था, 12 को मल्टीप्लाई किया है 6 के साथ, तो 12 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आता है, 72। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये 5x² है, ये सिंपल x² है, तो 5x² तो किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ का कोई दूसरा है नहीं। ठीक है, लेकिन ये +30x है और ये 12x है, ये दोनों वेरिएबल सेम है, तो ये वेरिएबल आपस में ऐड हो सकते हैं। तो 30 में 12 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 42। तो यहाँ पे हम कर देंगे +42 और ये प्लस 72 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x भी आएगा। ठीक है, 30x में 12x को ऐड करेंगे तो हमारे पास 42x आएगा। 5x² + 42x + 42, ये हमारे पास x² की वैल्यू, ये सिंपल x की है और ये हमारे पास कांस्टेंट है और ये तीनों वैल्यूज़ आपस में फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब सेकंड इक्वेशन भी सिंप्लीफाई हो जाएगी फिर इनको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे लिख के और फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड इक्वेशन के 6 अंडर x + 3। पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमने इन दो इक्वेशन को सॉल्व किया था ना, इन दोनों ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लिया था, सेम पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उनके आंसर को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 6 अपनी जगह पे एज इट इज़ रह जाएगा। अब इसको एक दफ़ा आप इग्नोर कर दें कि ये भी आपके पास कोई वैल्यू है। ठीक है, अब इसको समझें कि ये जो वैल्यू है इसका मतलब क्या है कि ये जो x है ये भी इस ब्रैकेट के साथ, इस ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो +3 है ये भी सेम इस ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि ये देखें, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता है, x² प्लस x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस अब यहाँ पे देखें, x को मल्टीप्लाई किया ना x + 2 के साथ, तो ये आ गया प्लस, यहाँ पे मैंने 3 नहीं लिखा। ठीक है, क्योंकि +3 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 2 के साथ। ठीक हो गया, अब यहाँ पे प्लस, अब प्लस आ गया और 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा। ये प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस 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 ही होता है और ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। ठीक हो गया, और उसके बाद अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और बाहर हम लिखेंगे 6, फिर 6 एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पे देखें, ये x² है, इसके अलावा कोई x² नहीं है, तो ये x² एज इट इज़ आएगा। ये +2x है और ये +3x है, ये दोनों सेम वेरिएबल्स हैं, तो इनको हम क्या कर देंगे, और ये आपस में ऐड हो रहे हैं तो हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 5x आ जाएगा और ये हमारे पास है 6। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या कर लिया, अब ये हमारे पास x² की वैल्यू है, ये सिंपल x की वैल्यू है और ये कांस्टेंट वैल्यू, ये आपस में वैल्यूज़ आपस में सॉल्व हो ही नहीं सकती। अब हमने क्या करना है कि इन सारी वैल्यूज़ को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
6 को 6x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6x² ही आएगा। और यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो इट्स मीन यहाँ पे क्या है, प्लस। प्लस को प्लस में ऐड करेंगे तो हमारे प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ही आता है। और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30x आता है। और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 36। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ना, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36। अब ये देखिए, ये हमारे पास स्केयर वाली वैल्यू है, ये हमारे पास सिंपल वैल्यू है और ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये वैल्यूज़ भी आपस में सॉल्व नहीं हो सकती और इक्वेशन 1 की भी वैल्यू सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, अब इनको हम उसी फॉर्म में लिख लेते हैं जिस फॉर्म में हम इन्हें सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन का आंसर हमारे पास सिंप्लीफाई करके, पहली इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आया, 5x² प्लस 42x प्लस 72। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास क्या आंसर आया है, 6x² प्लस 30x प्लस 36। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करने से आंसर आ गया और ये इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करने से आंसर आ गया। अब इनको हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, क्योंकि ये अब अपने आप में ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, अब ये दोनों मिल के सिंप्लीफाई होंगी। अब हमने क्या करना है इस स्टेप में, ये यहाँ पे लिखा 5x²। ठीक है, अब यहाँ पे लिखें ये एक 5x² है, ये भी 5x² है, इसके हम साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस 6x² है तो इसकी साइड चेंज हो जाएगी, ये तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, -6x²। ठीक है, अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट ये सॉल्व होगी और ये भी सॉल्व कर ली। ठीक हो गया, अब यहाँ पे क्या है, प्लस 42x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 42x। अब देखेंगे क्या हमारे पास x से रिलेटेड कोई और वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल x से रिलेटेड वैल्यू है और ये क्या लिखा हुआ है, प्लस 30x। तो इसकी जब साइड चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -30x। ठीक है, और उसके बाद ये भी सॉल्व हो गई है और ये भी सॉल्व हो गई है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 72 और ये कौन सी वैल्यू, कांस्टेंट। अब ये प्लस 72 आ गया और ये इक्वल टू के इस साइड पे क्या है, 36, तो इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -36। अब यहाँ पे ये भी वैल्यू सॉल्व होगी, यानी कि इस साइड पे इक्वेशन 2 वाली साइड पे जितनी भी वैल्यूज थी उन सबको हमने क्या कर लिया, राइट हैंड साइड पे कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, तो इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ की सारी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 हमने एज ए सीक्वेंस से इस साइड पे अरेंज कर लिया है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास 5x² माइनस 6x², 5 में से आप छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करें तो हमेशा हमारे पास आंसर किस में आता है, नेगेटिव में। तो 5 में से 6 को माइनस किया तो क्या आंसर आ गया, -1। अब आपको पता है कि हम जो x के साथ जो वैल्यू होती है, चल लिख देती हूँ, -1x², इनको सॉल्व करने से ये आंसर आ गया। उसके बाद ये है प्लस 42 और ये हमारे पास -30, तो हमने क्या करना है, 42 में से माइनस कर देना है 30 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12x। और आपको पता है बड़ी रकम का ही साइन आते हैं तो इस वजह से यहाँ पे भी प्लस ही शो हो रहा है। ठीक है, तो ये प्लस 12x आ गया। उसके बाद ये देखें प्लस 72 है और ये -36 है, तो हमने क्या करना है, 72 में से माइनस कर देना है 36 की वैल्यू को, माइनस कर देंगे 36 को, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 36। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस 36, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा 0। अब ये हमारे पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 1x² प्लस 12x प्लस 36 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 1 और ये कांस्टेंट वैल्यू। अब ये तो आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। अब यहाँ से अगर आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखें ना इक्वेशन की, तो इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि पहली वैल्यू हमारे पास स्केयर में होती है, फिर पावर 1 में होती है और फिर कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, अब क्योंकि इस स्टेप में देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए अगर आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो एक्स स्केयर की जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने से हमारे पास जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव आ रही है। ठीक है, इसलिए इसके लिए हमने क्या स्टेप करना होता है, अपनी वैल्यूज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे स्टेप करना है इन्वर्टिंग साइन। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टिंग साइन का मेथड लगाएंगे। इन्वर्टिंग साइन का मेथड लगाने का ये होता है कि उसमें जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं और उनके जितने भी साइन होते हैं, जो साइन होते हैं वो हमेशा चेंज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे माइनस नहीं आता तो हम इसका माइनस सिर्फ चेंज कर लें, नहीं। जब हमने इन्वर्टिंग साइन वाली मेथड लगाना होता है तो सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज होते हैं, सिर्फ एक का नहीं। तो यहाँ पे इस वैल्यू का एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू का क्या साइन है, माइनस है, तो ये इसका माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। ठीक है,
क्योंकि इसके साइन चेंज हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड वैल्यू का क्या लिखा हुआ है प्लस 12x, तो इसका साइन क्या है प्लस, तो इन्वर्टिंग साइन की वजह से इसका साइन कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ है 36, अब ये 36 किस में है प्लस में है, तो इन्वर्टिंग साइन की वजह से इसका साइन भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। अगर ये साइन माइनस में, अगर ये माइनस में होता तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो भी इन्वर्टिंग साइन के पहले साइन होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस था ये प्लस में चेंज हो गया, ये प्लस था ये माइनस में चेंज हो गया, ये प्लस था ये माइनस में चेंज हो गया, और यहाँ पे क्या इक्वल ज़ीरो। अब ये ज़ीरो पॉजिटिव है, इसको माइनस ज़ीरो लिखें प्लस ज़ीरो लिखें, ज़ीरो से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तो आप ना लिखें, ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अब हमारे पास क्या आ गया स्टैंडर्ड, जो इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, वो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हासिल हो गई। इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या होता है, पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर होनी चाहिए, यहाँ पे देखें हमारी भी एक्स स्क्वायर है, और इसकी क्या रिक्वायरमेंट क्या, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, हमारी भी पॉजिटिव है। और उसके बाद सेकंड वैल्यू पावर 1 के साथ होनी चाहिए, हमारी भी पावर 1 के साथ है। और सेकंड वैल्यू थर्ड वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, हमारी भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास वो इक्वेशन है जिसको अब आगे हमने फर्दर सॉल्व करना है। ये जो सारा हमने प्रोसीजर किया है ना, यानी कि पेज 1 से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से इनको मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, ये सारा हमने इस वजह से प्रोसीजर किया है कि हम अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकें, क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं थी। असल क्वेश्चन जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करना है, वो अब हमने सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। क्योंकि जब तक हम अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं ना लेके आते हैं, हम कभी भी इसके ऊपर ना तो कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और ना ही इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमने क्या करना होता है कि वैल्यूज़ लिखनी होती है। एक हमारे इसमें ए होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले मेथड में, एक हमारे पास बी होता है और एक हमारे पास सी होता है, ठीक है। ये तीन होते हैं। उसमें हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू होती है ना, ये हमारे पास ए की वैल्यू होती है। ये जो सिंपल एक्स वाली वैल्यू होती है ये हमारे पास बी की वैल्यू होती है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो सी से हम डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या बनेगी 1, बी की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी -12। याद रखना है आपने कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जब अप्लाई करते हैं तो साइन के साथ वैल्यू को चूज़ करते हैं, यानी कि ये नहीं कि आप इसके समझो कि बी की वैल्यू 12 है, नहीं, बी की वैल्यू -12 है, ना कि सिंपल 12 है। और सी की वैल्यू आप देखें तो सी की वैल्यू क्या है -36, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -36, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है -12 और सी की वैल्यू क्या है -36। और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, और इसका जो भी डिवाइड होता है आपने ये याद रखना है, ये होल के नीचे हमने क्या करना होता है, इसको डिवाइड कर देना होता है 2a के साथ। ये आपने फार्मूला याद रखना है कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस ये उसके ऊपर होल स्क्वायर रूट, उसके अंडर हमने क्या करना है बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। और अब हमने क्या करना है इस स्टेप के अंदर अपने फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। तो वैल्यूज़ को पुट करने के लिए मैं एक दफ़ा अगेन फार्मूला लिख देती हूँ ताकि इसमें वैल्यूज़ को पुट करने में आसानी रहे। तो ये हमारे पास फार्मूला था -p प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, और इसको होल को हमने डिवाइड कर देना था 2a से। और a की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, a की वैल्यू थी 1, और b की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया -12, और c की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है -36। अब इन वैल्यूज़ को हमने फार्मूला के अंदर लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस और b, ये माइनस इस फार्मूला का माइनस है, ये b वाला माइनस नहीं है, ये फार्मूला का माइनस है। और अब हमने b की वैल्यू लिखनी है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है -12 लिखेंगे, फार्मूला का प्लस माइनस लिखेंगे, स्क्वायर रूट फार्मूला का लगाएंगे, b का आंसर के b का हमारे पास क्या है वैल्यू -12, और उसके ऊपर फार्मूला का हम क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट -4। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है -26, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और नीचे अंडर रूट में हमारे पास क्या आंसर है
टू क्यों लगा रहे हैं? फार्मूला की वजह से। और एक की जो वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। और उसके बाद अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये देखिए माइनस माइनस आपस में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये सिंपली क्या बन जाएगा 12। अगर आपको ये नहीं आता माइनस माइनस, तो ये देखिए माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या है -12, ठीक है। और इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ रहा है, सिंपल 12। तो ये वो लिखा है सिंपल 12, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसके अंदर वाली, पहले स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व होंगी। तो ये देखिए -12 का हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट। -12 का वैल्यू क्या हमारे पास -12, और इसका हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो -12 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर क्या आता है। अगर आप कैलकुलेटर पे लेंगे ना तो इसका आंसर आपके पास नेगेटिव आएगा, -144, जो कि गलत है। आपको पता है कि स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि उस वैल्यूज़ को उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें। यानी कि ये अगर -12 है ना और इसके स्क्वायर रूट की पावर क्या है 2, तो इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करेंगे -12 के साथ, तो ये हमारे पास पॉजिटिव 144 आता है। तो ये यहाँ पे ना कैलकुलेटर में मिस्टेक होती है और मैं हर वीडियो में ये लाजमन बताती हूँ। तो -12 की पावर कितनी है 2, यानी कि -12 को आपने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 2 दफ़ा। तो -12 को मल्टीप्लाई करना है फिर -12 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 144। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 144। उसके बाद -4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लेते हैं कि -4 है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1 के साथ, उसको मल्टीप्लाई कर देना है -36 के साथ, ठीक है। तो इनको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 144। तो ये हमारे पास 144 है। 144 के साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ, तो इट्स मीन क्या है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि ये प्लस का है, ठीक है। प्लस का साइन कभी भी कैलकुलेटर शो नहीं करता। जब वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं होता तो मतलब वो प्लस की वैल्यू है, ठीक है। और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 2। अब क्या हो गया, x = 12 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ये भी सॉल्व नहीं हो सकता। स्क्वायर रूट का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। और 144 के अंदर देखिए, 144 के अंदर हम दोबारा 144 को ऐड करेंगे। ये दोनों वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 288। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 288 और नीचे अंडर रूट आ जाएगा। उसके नीचे हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसका स्क्वायर रूट लेना है। x = 12 प्लस माइनस 288 का स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट के लिए ये साइन होता है, ठीक है। आपने ये वाला साइन प्रेस करना है, पहले आपने ये साइन लगाना है, फिर इसके अंदर आपने वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी है 288। तो 288 लेने से आंसर क्या आ रहा है, 12√2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये 12 बाहर लिखा हुआ है ना, तो इस वजह से मैंने भी इसको बाहर लिखा है। और अंदर रिमेनिंग क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ पर हम सिंपल अंदर सिर्फ 2 लिखेंगे। और यहाँ पर सिंपल नीचे क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। थोड़ा ब्लर शायद आपको नहीं से समझ आ रहा हो, तो मैं इसे अगेन नीचे लिख देती हूँ थोड़ा खुला खुला करके, ठीक है। ये +-12√2 और ये नीचे स्क्वायर रूट और नीचे आ गया 2। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसको फर्दर हमने कैसे सॉल्व करना है, अगर आप यहाँ तक ही एंड करना चाहते हैं ना तो बेशक यहाँ तक कर लें, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन अगर आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कॉमन लेके, तो आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें कॉमन लेके, वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉमन। कॉमन लेने से हमारे पास यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह जाएगा, कॉमन लेने से यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। 2 ख़त्म हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर 2 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी रिक्वायरमेंट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की रिक्वायरमेंट नंबर 3 है, वो भी कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे आपके चैप्टर नंबर 5 जो एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और ये जो क्वेश्चन अभी हमने कंप्लीट किया ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमन करनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन था, सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने से हमारे पास ये कंडीशन क्रिएट हुई। उसके बाद हमने बाय मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करने से हमारे पास एक इक्वेशन ये क्रिएट हो गई थी, एक हमारे पास ये इक्वेशन क्रिएट हो गई थी। फिर हमने क्या किया,
कि उन क्वेश्चन को इकट्ठा सॉल्व करने के बजाय कि हमारे पास जगह मतलब तंग हो जाएगी और वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा आपस में मिक्स हो रही होंगी, तो हमने क्या किया, पहले एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, उससे ये आंसर आया। फिर हमने सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया और सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर था और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सारी कंडीशंस पूरी हो रही थी, लेकिन एक कंडीशन पूरी नहीं हो रही थी, और वो क्या कंडीशन थी कि जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इस वजह से हमने यहाँ पे इन्वर्टिंग साइन वाला मेथड लगाया। इन्वर्टिंग साइन वाले मेथड से सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो गए हैं, तो चेंज होने से अब हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट होने से हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, उससे ए की वैल्यू निकाली, बी की और सी की, और फिर उन वैल्यूज़ को नीचे फार्मूला लिखा, और फिर जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की उनको फार्मूला के अंदर पुट किया और सॉल्व किया, और यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। लेकिन उस आंसर को हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए उसका कॉमन लिया, और कॉमन लेने से हमारे पास फाइनल आंसर आ गया x = 6 ± 6 स्क्वायर रूट √2। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे।